हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण, कक्षा 7। ठीक है। इसका पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या है इसको हम थोड़ा पढ़ के बता दे रहे हैं एक बार और। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। भाई एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो पूरी कहानी क्या थी इसके बारे में समझ लो। रवि एक छात्र हैं और गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल जाता है। तो स्कूल के आसपास ग्राउंड तो वैसे ही रहते हैं। उस ग्राउंड में फूल भी लगे थे, फूल के पौधे भी थे, मुलायम घास भी थी और उन पर उड़ने वाली तितलियां भी थी। तो रवि ने देखा कि उस मैदान में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके थे। तो रवि ने जानकारी की अपने सहपाठियों से कि भाई ये क्या हो गया। तो सहपाठियों ने बताया कि अब यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी। क्या बनेगी? बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, फ्लैट वाली। तो रवि ने जब ये सुना तो रवि की आंखों से आंसू आ गए। फिर रवि जैसी उनके स्कूल की प्रेयर हो रही थी सुबह सुबह, तो वहाँ की स्कूल के मतलब जो वो थे प्रिंसिपल, उनने बताया कि देखो हमारा पर्यावरण कितनी तेज़ी से बदल रहा है। पर्यावरण क्या कर रहा है? बदल रहा है। अब ये बात रवि ने पकड़ ली। देखो यूपीएससी कैंडिडेट क्या करता है? बातों को पकड़ता है। कैसे? उसने बताया, उनके प्रिंसिपल ने बताया कि देखो पर्यावरण तेजी से बदल रहा है, और रवि इस बात को पकड़ गया कि पर्यावरण क्या है। तो लगे हाथ रवि ने क्या काम किया, अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो यहाँ से एक बात ये आती है, शिक्षक से प्रश्न पूछना कोई गुनाह नहीं है। यदि आप प्रश्न नहीं पूछोगे तो आपको उत्तर कैसे मिलेंगे? आप जानोगे कैसे कि ये चीज़ कैसी है? तो क्या हुआ, रवि ने पूछा शिक्षक से कि पर्यावरण क्या है। तो शिक्षक ने कहा जो हमारे आसपास है वही पर्यावरण है। तो रवि ने और भी दिमाग लगाया। तो रवि ने कहा कि हमारे आसपास सड़कें हैं, मकान हैं, किताबें हैं, पेंसिल हैं, बैग हैं, यहाँ तक कि दोस्त हैं। तो इसका मतलब हम समझें कि ये पर्यावरण के अंग हैं, सब पर्यावरण की यूनिट हैं। तो शिक्षक ने कहा हाँ, इसका मतलब पर्यावरण का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे मिलकर पर्यावरण बनता है। लेकिन शिक्षक ने कहा नहीं, रुको जरा, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी आदि, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। शिक्षक ने कहा कि आप सही कह रहे हैं रवि, के मतलब आसपास जो हमारे ये सब चीज़ें मौजूद हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन रुको जरा, कुछ चीज़ें प्रकृति ने बनाई, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील। तो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों से जो पर्यावरण बनता है वो कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण। समझ रहे? प्रकृति द्वारा बनाया गया पर्यावरण क्या कहलाता है? प्राकृतिक पर्यावरण। और जो मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है वो कहलाता है मानवीय पर्यावरण या कृत्रिम पर्यावरण। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई तुम अपने पर्यावरण को ठीक करो। किसको ठीक करो? पर्यावरण को ठीक करो। तो इस पर्यावरण को ठीक करने का मतलब है कि आपकी जो दोस्त यारी है, आपकी जो सहपाठी हैं, उनकी छटनी करो। अच्छे दोस्तों को जीवन में एंट्री दो और गलत मित्रों को जीवन से उनकी विदाई करो। तो जो मानवीय पर्यावरण होता है, तो जैसा पर्यावरण होता है आदमी वैसे ही होता है।
समझ रहे? एक ना पढ़ने वाला कोई बंदा है और उसको पढ़ने वाले मतलब माहौल में भेज दिया जाए तो उसे नया पर्यावरण मिल गया, पढ़ने वालों का पर्यावरण मिल गया, तो वो ग्रो कर जाएगा पर्यावरण में। और एक कितना भी पढ़ने वाला बंदा हो उसे एक ऐसे पर्यावरण में डाल दिया जाए जहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, तो हो सकता है, संभावना है कि वो व्यक्ति भी उन्हीं की तरह बन जाए। तो जो जैसे पर्यावरण होता है उनको वैसे बदल जाते हैं। पर्यावरण मानव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो हमने जाना कि पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पर्यावरण का मतलब होता है कि हमारे आसपास जो भी मौजूद है वो सब पर्यावरण के अंग हैं, लेकिन पर्यावरण को भी मोटे तौर पर हमने दो भागों में बांटा। एक ऐसा पर्यावरण जिसकी वस्तुओं का निर्माण स्वयं प्रकृति ने किया है, वो क्या कहलाता है? प्राकृतिक पर्यावरण। और एक ऐसा पर्यावरण जिसका निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़कें निर्माण, पेन, पेंसिल, मकान इत्यादि, तो ये किस में आ जाएंगे? मानवीय पर्यावरण में आ जाएंगे। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। क्लास में तय किया गया कि कुछ लोग जो प्रकृति ने बनाई जो चीज़ें उनकी लिस्ट बनाओ और जो मानव ने बनाई उसकी लिस्ट तैयार की जाए। ये किया गया। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। बहुत शानदार प्रश्न किया उसने। लेकिन यहाँ से हमें अब सुनिए, लेकिन हमें यहाँ से एक चीज़ लेना है। हमें यूपीएससी मांग क्या रही है हमसे, डिमांड क्या कर रही है? हम यूपीएससी की डिमांड के हिसाब से चलेंगे। तो रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा और इकबाल, आप इन लोगों के नाम सुन रहे होंगे। इन लोगों के नाम एक भारत की विविधता को दर्शाते हैं। कैसी विविधता को दर्शाते हैं? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्म के लोग एक दूसरे धर्म का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो हमारा जो हमारा देश है वो अनेकता में एकता, कहते नहीं, भारत की विशेषता। तो देखो, रवि एक मोटे तौर पर एक हिंदू मान लिया जाए, परमजीत सिख मान लिया जाए, जैसी, मुस्तफा ईसाई मान लिया जाए और इकबाल मुस्लिम मान लिया जाए, तो हमारी किताबें भी कितनी धर्मनिरपेक्ष हैं। ये किताब बता रही है कि देखो, यूपीएससी यदि आप कर रहे हो तो आपको धर्मनिरपेक्ष होना आपका पहला कर्तव्य होगा। आपको सभी धर्मों के प्रति एक जैसा रवैया अपना। तो आपको इसका धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि आपको सभी धर्मों के प्रति क्या एक जैसा बर्ताव करना होगा। आप ऐसा नहीं कि आपने देखा कि भाई तुम इस धर्म को तो हम तुमसे घृणा करने लगे, नहीं। पहले तो एक इंसान हो फिर धर्म। तो कहने का मतलब है कि सभी धर्म, भारतीय संविधान कहता है कि लोग अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हैं, अपना जीवन पद्धति को चला सकते हैं। तो किताबें भी देखो कितनी धर्मनिरपेक्ष हैं। यदि किसी एक ही वर्ग या एक ही धर्म के लोगों को डाल दिया जाता तो किताबें क्या धर्मनिरपेक्ष रह पाती? नहीं रह पाती। तो इसमें ध्यान रखा गया। तो यूपीएससी भी आपसे यही आशा करती है कि आप धर्मनिरपेक्ष बनो। समझ रहे? आप किसी भी धर्म के अगुआ ना बनो। आप किसी भी धर्म में इतने ना डूब जाओ कि दूसरे धर्म को कष्ट होने लगे। समझ रहे? आप एक प्रशासक बनने जा रहे हो और प्रशासक का काम होता है सभी को न्याय दिलाना, तो आप न्याय करना आपको। तो इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा? तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल राइट आंसर। सीधी सी बात है कि पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो हम कार्य कारण सिद्धांत का उल्लेख करेंगे। किसका करेंगे? कार्य कारण। हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है और कारणों के पीछे भी कई कारण होते हैं। तो पर्यावरण बदल क्यों रहा है? वो ऐसा हो रहा है मानव की बढ़ती ज़रूरतों के कारण। मानव की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, पर्यावरण बदल रहा है। जितनी ज़रूरतें तेज़ी से बदलेंगी पर्यावरण उतना तेज़ी से बदलेगा। ये हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारी अब ज़रूरतें बढ़ रही हैं कि भाई हम लोग गर्मियों में नहीं रहेंगे,
तो ज़रूरतें क्या बढ़ रही हैं, हम लोग एसी लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं। एसी लगाने से बिजली की ज़्यादा खपत होगी, और बिजली कहाँ से, बिजली किससे बनेगी, भारत में कोयला से बन रही है। और कोयला कहाँ से आ रहा है, ज़मीन से खोदा जा रहा है। और ज़मीन, कोयला कहाँ दबा है, जंगलों के आसपास। तो जब कोयला खोदोगे तो जंगल नष्ट होंगे, और जंगल नष्ट होंगे तो पर्यावरण बदलेगा। तो आप बिजली की जितनी सुख सुविधाओं वाली चीज़ों में जा रहे हो, उतना आप पर्यावरण को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहे हो। लेकिन इसका पूरी तरीके से सच नहीं है। हो सकता है कि हमें सुख सुविधाएं चाहिए तो हम पेड़ों की संख्या को बढ़ाकर भी ले सकते, पेड़ों की संख्या भी बढ़ा सकते हैं, हम जंगल लगा के भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन जरूरतों के कारण हो रहा है। जैसे अब हम लोगों के लिए साबुन चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, किताबें भी चाहिए, तो ये सब बन कहाँ रहे हैं? फैक्ट्रियों में बन रहे हैं, कंपनियों में बन रहे हैं। और कंपनियों में बनेंगे तो इनका कूड़ा करकट अपशिष्ट तो निकलेगा और धुआं भी निकलेगा। बढ़ती आरामदायक चीज़ें जैसे कारें, डीजल कारें हैं, पेट्रोल कारें, इनसे निकलने वाला धुआं क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं प्राकृतिक पर्यावरण को डैमेज कर रहा है। समझ रहे? तो ये सब नष्ट कर रहे हैं। देखो, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं? घटक का मतलब पर्यावरण को दो घटकों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हम जल ले सकते हैं, और जल जहाँ पाया जाता है वो क्या है? जलमंडल। ठीक है, वायुमंडल ले सकते हैं, स्थलमंडल ले सकते हैं और जीवमंडल ले सकते हैं। ठीक है, जलमंडल में जल होता है, वायुमंडल में वायु होती है, स्थलमंडल में स्थल होता है और सजीव मंडल में जीवमंडल होता है। क्लियर? तो प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं जल, वायु, जमीन। स्थल का मतलब क्या है? जमीन। स्थल का मतलब मैदान, पठार, पर्वत, गड्ढे, ये क्या है? स्थल हैं, घाटियाँ। और जीवमंडल, जीवमंडल जिसमें जीवन, जैसे पेड़ पौधे, प्राणी, जानवर, मनुष्य, ये सब किस में आ रहे हैं? जीवमंडल में आ रहे हैं। तो एक बात और आपको याद रखना है कि जीवमंडल बनता कब है? जब आप वायु को, जल को और स्थल को मिलाओगे। जब वायु, जल और स्थल एक जगह मिलते हैं, समझ रहे? जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? जीवमंडल। क्योंकि जीव को रहने के लिए जल की भी ज़रूरत है, जीव को रहने के लिए वायु की भी ज़रूरत है और जीव को रहने के लिए स्थल मंडल की भी ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में इमारतें आती हैं, पार्क आते हैं, पुल आते हैं, सड़कें आती हैं, स्मारक आते हैं, उद्योग धंधे आते हैं, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी जो काम आ रही हैं चीज़, वो भी। मानव निर्मित पर्यावरण का मतलब है कि ऐसी चीज़ें या ऐसे उपकरण जो मानव के द्वारा बनाए गए हों अपनी ज़रूरतों के लिए। इसके अलावा अब मानव निर्मित पर्यावरण हो गया, आगे देखते हैं हम। एक मानव खुद पर्यावरण का घटक है। या सुनो, मानव क्या है? पर्यावरण का एक घटक है। तो सोचो कि मानव पर्यावरण का घटक है और मानव क्या क्या करता है? एक परिवार में भी रहता है, समुदाय में भी रहता है, मानव का एक धर्म होता है, शैक्षणिक कार्य भी करता है, आर्थिक कार्य भी करता है और राजनीतिक कार्य भी करता है। अब कुछ चीज़ों को देख सकते हैं हम लोग। जैसे ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब डेफिनेशन बहुत शानदार निकल के आई यहाँ से। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत शानदार है।
किसी जीवित प्राणी के चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे पेड़, मकान, स्थान इत्यादि को पर्यावरण कहते हैं। तो आप जैसे हम क्या हैं, एक जीवित प्राणी हैं, आप क्या हो, एक जीवित प्राणी हैं, समझ रहे? तो आपके चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जा रही हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे पहली डेफिनेशन ये निकल के आई थी जब रवि अपने शिक्षक से पूछ रहा था, तो शिक्षक ने बताया था कि हमारे नज़दीक, हमारे आसपास मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। लेकिन अब क्या निकल कर आ गया, जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। कितनी शानदार बात बोली। एक जीवित प्राणी को बीच में रखो। जैसे कभी कोई पूछे कि पर्यावरण किसे कहती हैं, लिखने की नौबत आए तो खुद को बीच में रखो। और आप क्या हो, निर्जीव या सजीव? आप सजीव हो, जीवित हो, तो आप बोल सकते हो जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले तत्व जैसे लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति इत्यादि को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण एक पर्यावरण है और पर्यावरण को हमने दो भागों में बांटा। एक पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। तो हम इन दोनों पर्यावरणों को मिला देंगे, प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण को, तो मिश्रण नहीं बन गया? बन गया ना मिश्रण? या सुनो, तो यदि हम आपसे पूछे कि या प्राकृतिक पर्यावरण क्या मिश्रण है? एक मिश्रित पर्यावरण का उदाहरण है? नहीं। मानव निर्मित पर्यावरण क्या मिश्रित पर्यावरण का उदाहरण है? नहीं। लेकिन हम पूछे पर्यावरण, तो पर्यावरण में दोनों आ गए, मिश्रण हो गया दोनों का कि नहीं हो गया? एक प्राकृतिक का हो गया और एक मानव निर्मित का हो गया। तो जो पर्यावरण है वो अनेक प्रकार की घटनाओं का एक मिश्रण है। इस पर्यावरण में भौतिक घटनाएं भी हो रही हैं। भौतिक घटनाओं का मतलब यहाँ किससे है? भौतिक घटनाएं जो हमें दिखाई दे रही हैं। या सुनो, जैसे तापमान, गर्मी बढ़ रही है, तो ये क्या है? भौतिक घटना नहीं है? तो ये प्राकृतिक पर्यावरण, चिड़ियाँ चहक रही हैं, ये किसका है? प्राकृतिक पर्यावरण का लक्षण हो गया, समझ रहे? लेकिन हम पेन चला रहे हैं, हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, ये कौन सी हो गई? मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण हो गई। और ये सब परिघटनाएं एक ही समय में नहीं हो रही हैं। भाई हम जो हैं वो कौन है? मानव निर्मित पर्यावरण। लेकिन हमें जो वायु मिल रही वो कौन है? प्राकृतिक पर्यावरण का उदाहरण। तो हमारा मिश्रण नहीं बन रहा है। तो हमारा पर्यावरण अनेक प्रकार की परिघटनाओं का एक मिश्रण है। इस पर्यावरण में एक साथ अनेकों घटनाएं हो रही हैं जो एक दूसरे से क्या है? जुड़ी है। इन्हें एक दूसरे से जोड़कर देखना होगा, और जब जोड़कर देखोगे तो आप पाओगे कि सब एक ही है। हाँ, इसी को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय, देखो जीवीय मतलब जिसमें जान होती, चेतना होती है। अजीवीय मतलब वे जो निर्जीव होते हैं, जैसे स्थल हो गया, ये क्या है? पहाड़ हो गए, ये क्या है? निर्जीव है। तो जब प्राकृतिक पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों का क्या होता है? दोनों में अंतर क्रिया होती है, जिससे क्या बनता है? पर्यावरण ग्रो करता है। जैविक कौन हो गए हम, अजैविक कौन हो गए? बस। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित होता है? उनकी क्रियाएं, उनकी एक्टिविटीज, वो दिन में क्या क्या करते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं। कई प्रकार की रचनाएं हो सकती हैं, जैसे परंपरा, धर्म, प्रार्थनाएं, मेलजोल, त्योहार, ये सांस्कृतिक
ये सांस्कृतिक पर्यावरण हो गए। अब देखो प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, और देखो एक बात और जान लेते हैं। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। याद रखना कि जो एनवायरमेंट शब्द है वो फ्रांसीसी शब्द है। एनवायरमेंट क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है। एनवायरमेंट क्या है? एक फ्रांसीसी शब्द है, समझो, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, आसपास का इलाका। क्लियर? कुछ लोग ये करते हैं कि एनवायरमेंट को इंग्लिश वर्ड समझ लेते हैं, लेकिन वो फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, भूमि हो गया, जल हो गया, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या बना रहे हैं? प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ये कक्षा 6वीं क्लास का चैप्टर है। जलमंडल, जलमंडल में क्या आ जाएंगे? जल के स्रोत, जैसे नदी, झील, तालाब, नदियाँ और समुद्र। इसके बाद वायुमंडल में क्या आ जाएंगे? जैसे पेड़ पौधे हो गए। वायुमंडल ये सब तो है, सभी जगह तो वायु है। समझ? स्थलमंडल क्या हो गया? जिस पे हम रह रहे हैं। और ये तीनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? जीवमंडल। जीवों को रहने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां बन जाएगी। देखो ग्रह तो बहुत सारे हैं, तो स्थलमंडल तो होता है, लेकिन ना होता जलमंडल है, ना होता वायुमंडल है। जब जलमंडल और वायुमंडल और स्थलमंडल तीनों अनोन्य क्रिया करेंगे, तीनों मिलेंगे, तो क्या बनेगा? जीवमंडल। जीवों का विकास होगा, और ये पृथ्वी पर संभव है। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, मान के चलो ऊपरी परत आप ले सकते हो 64 किलोमीटर तक ले सकते हो। ऊपरी परत 20-30 किलोमीटर तक भी ले सकते हो। कितनी ले सकते हो? 20-30 किलोमीटर मान लो। तो आप ये समझो कि ये जो ऊपर की परत है वो क्या है? भूपरपटी कहती है। परपटी, परपटी क्या होती है? ऊपर की परत। जैसे हमने कहा परत, ये कहा है ऊपर की परत है, भूपरपटी। हाँ ठीक है। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को स्थलमंडल कहते हैं। लेकिन ये भूपरपटी होती कैसी है? कठोर होती है। पृथ्वी कठोर तो वैसे होती है क्योंकि ये चट्टानों से बनी होती है, खनिजों से मिलकर बनी होती है। इसमें कई प्रकार के खनिज तत्व पाए जा रहे हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। भूपरपटी किससे बनी होती है? चट्टानों से और खनिजों से। यही कारण है कि भूपरपटी को खोदने पर लोहा, तांबा, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियां वाला विषम धरातल होता है। इसका मतलब भूपरपटी एक समतल नहीं होता है। समतल का मतलब क्या होता है? समान। भूपरपटी पूछा जाए कि भूपरपटी कैसा मैदान है, कैसा है, इसकी आकृति कैसी है? भूपरपटी की तो विषम है। कहीं ऊंचा है, कहीं गहरा है, कहीं गड्ढे हैं, कभी प्लेन है, तो कहीं, तो मतलब इसकी रचना है वो विषम आकार की है। कैसी है? विषम आकार की। क्वेश्चन बहुत शानदार है इससे। क्या है? भूपरपटी एक विषम स्थलाकृति है। क्या है? एक विषम धरातल होता है, क्योंकि इसमें कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं मैदान पाए जाते हैं, कभी कभी नीची घाटियाँ पाई जाती हैं। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महासागर में भी पाई जाती हैं। पठार, मैदान, कटक और पर्वत सागर, महासागर में भी पाए जाते हैं नीचे। तो आप एक बात याद रखना कि प्रश्न पूछे, कभी प्रश्न ऐसा बन सकता है 4 ऑप्शन में कि पर्वत, पठार, मैदान धरातल के मतलब धरातल के हिस्से होते हैं। समझ रहे? अब दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये केवल स्थल पर पाए जाते हैं। समझ रहे? समुद्र में नहीं पाए जाते। और तीसरा ये है कि नहीं, ये समुद्र में भी पाए जाते हैं और महाद्वीपों पे भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि पर्वत, पठार समुद्र के अंदर भी पाए जा रहे हैं और समुद्र के बाहर यानी भूपरपट्टी पे पाए जा रहे हैं। तो
स्थलमंडल वह क्षेत्र है, 1 मिनट और, यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के साथ साथ भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो अगला है जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। तो जलमंडल किसे कहते हैं? जल के जितने भी स्रोत हैं इनको मिला दें तो क्या बन जाएगा? जलमंडल बन जाएगा। जैसे महासागर हुआ, सागर हुआ, नदी हुई, तालाब हुई, झीलें हुई, इन सबको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा आपका? जलमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो भाई पृथ्वी के चारों ओर एक वायु की लेयर है। वायु की क्या है? लेयर है, क्योंकि और ऊपर जाने पर वायु खत्म हो जाए तो वायु एक लेयर के रूप में है, एक लेयर के रूप में। जैसे ये जमीन है और जमीन के इतने ऊपर तक है, बस इसके ऊपर नहीं है, तो एक परत नहीं है, एक नहीं जैसे हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वायु की मात्रा कम होती जाएगी और एक समय आएगा कि वायु वहां मिलेगी ही नहीं। तो वायु की एक पतली परत नहीं है, ऐसी पतली लेयर नहीं फैली वायु की, कि जो जमीन से तो ऊपर है और कुछ ऊंचाई तक है, समझ रहे, और उससे फिर क्या है? नीचे है। तो एक लेयर है। हाँ, तो वायु जो है एक पतली परत के रूप में, जिसे वायुमंडल कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब एक बात ये भी आती है कि जी वायु की पतली परत उड़काए नहीं जाता और ऊपर, तो इसका कारण है कि हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण बल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। वो गुरुत्वाकर्षण बल वायु को अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि वायु पृथ्वी से स्थलमंडल से चिपकी रहती है, वो भाग नहीं पाती है। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जो अपनी ओर से खींचता है, वायु को आकर्षित करता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अब कितनी सारी गर्मी पड़ रही है, इसका विकल्प क्या है? हवा। वो इसके ऊपर होती है समताप मंडल में, बताएंगे, अभी इसका चैप्टर नहीं आया। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होते हैं। वायुमंडल में यदि परिवर्तन हो रहा है तो किस में परिवर्तन हो रहा है? मौसम एवं जलवायु में हो रहा है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कल चर्चा करते हैं। वैसे चैप्टर ख़त्म होने वाला था, कर देते हैं ख़त्म, रुक जाओ, थोड़ा और रह गया। तो एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में परिवर्तन कैसे हो रहा है। वायुमंडल में हम परिवर्तन कैसे कर रहे हैं? अपनी ज़रूरतों के कारण। हमारी ज़रूरतें बढ़ रही तो फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लग रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, समझ रहे, रोडों का निर्माण हो रहा है, अवसंरचनाएँ बन रही हैं, समझ रहे, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि वायुमंडल प्रभावित हो रहा है। और वायुमंडल प्रभावित होगा तो जो मौसम है, मौसम का मतलब होता है क्या? गर्मी, ठंड और वर्षा। तो ये प्रभावित नहीं हो रहा है। देखो गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, गर्मी के महीने लगातार बढ़ रहे हैं, देख रहे साल में कितनी गर्मी पड़ रही है अब, समझ रहे, और ठंडों के महीने कम हो रहे हैं। तो क्या मौसम प्रभावित नहीं हो रहा है? कभी कभी बारिश ज़्यादा हो जा रही तो बाढ़ आ जा रही, कभी कभी बारिश कम हो रही तो सूखा पड़ जा रहा है। तो क्या वायुमंडल प्रभावित होने से
ये मौसम पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है? बिल्कुल डाल रहा है। मौसम प्रभावित हो रहा है और जलवायु भी प्रभावित हो रही है। अब मौसम और जलवायु है क्या? मौसम बच्चा है और जलवायु उसका बड़ा रूप है। तो जलवायु एक ब्रॉड रूप है और जलवायु का छुटका कौन है? मौसम है। मौसम पल पल में बदलता रहता है, कभी छाँव, कभी धूप, कभी वर्षा, कभी मतलब तेज हवाएं, कभी ठंडी हवाएं। ये क्या है? मौसम के रूप हैं। लेकिन जब मौसम मिलकर क्या बनाता है? एक जलवायु बनाता है। मान के चलो कि गर्मियों का अभी मौसम बदल रहा है, देखो कभी धूप आ जा रही, कभी छाँव आ जा रही है, तो ये मौसम है। लेकिन ऐसी लगातार चलत रहे 2-4 महीने तक तो ये क्या बन जाएगी? जलवायु। तो ये कहलाएगी गर्म जलवायु। तो जलवायु मौसम का एवरेज है जलवायु, लेकिन जलवायु बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती, ब्रॉड रूप पे होती है। और मौसम क्या होता है? उसका छोटा रूप होता है। तो मौसम से मिलकर जलवायु बन रही है। जब मौसम प्रभावित हो रहा तो जलवायु प्रभावित नहीं होगी? होगी ना? हम क्या कह रहे हैं? पर्यावरण में एक दूसरे से चीजें अनोन्य क्रियाएं कर रही हैं, इंटरनल हैं दोनों। उसको प्रभावित करता है, वो इसको प्रभावित करते हैं। तो वायुमंडल में परिवर्तन होने से, वायुमंडल में यदि परिवर्तन हो रहा है, और वायुमंडल में परिवर्तन क्यों हो रहा है? हमारी जरूरतों के कारण। सीधी सी बात है भाई। आप कंटेंट को देखकर उत्तर दें, हमें अपने अकॉर्डिंग उत्तर नहीं देना। हमें डिमांड उसकी समझना है कि भाई परिवर्तन क्यों हो रहा है, ये सब उसके पीछे का कारण क्या है? हमारी जरूरतें। और जरूरतें बढ़ेंगी तो प्रकृति में तुम बदलाव करोगे, प्रकृति के पर्यावरण की तुम छेड़खानी करोगे, और छेड़खानी करोगे तो भाई वायुमंडल में क्या हो जाएगा? बदलाव आएगा। और वायुमंडल में बदलाव आएगा तो भाई मौसम में बदलाव लाएगा, और मौसम में बदलाव लाओगे तो जलवायु में बदलाव आएगा, और जलवायु में बदलाव आएगा तो इसका असर किस पर पड़ेगा? हम सब पर पड़ेगा। भाई करने वाले हम ही हैं और असर पड़ भी हमें ही पर रहा है। देख रहे कितनी हीट वेव हो रही है, कितनी झुलसने वाली गर्मी हो रही है। इसका कारण क्या है? हम ही लोग। तो रवि की कक्षा में पारितंत्र क्या है? 1 मिनट। अभी पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जल, वायु और स्थल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, जीवमंडल विस्तृत होता है कि संकीर्ण होता है? नहीं, संकीर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वायु, जल और स्थल जहां मिलेंगे वहीं तो जीवन पाया जाएगा। वायु जहां मिल रही है, जहां जल मिल रहा है और वहां जमीन मिल रही है, और जब ये तीनों जगह मिलेंगी तभी तो जीव वहां पर सरवाइव कर पाएगा। रहने के लिए उसे जमीन चाहिए, पीने के लिए उसे पानी चाहिए, और जिंदा रहने के लिए उसे ऑक्सीजन चाहिए। इनमें से यदि एक चीज़ ना हो तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? तो ये तीनों चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं जीव के लिए। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार का मतलब बहुत तेज और एक लंबे समय तक बारिश होना। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। जेस्सी ने कहा, इससे हमें अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। जेस्सी ने देखा कि कितनी मूसलाधार बारिश हो रही, तो जेस्सी कहती है हमें अपना केरल याद आ गया। क्या आ गया? केरल याद आ गया। और जेस्सी इनवाइट करती है अपने दोस्तों को कि आओ, आप केरल में आओ, और केरल में देखो वहाँ के हरे भरे खेत, नारियल के खेत और बाग बगीचे, वहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। इसका मतलब है कि जो नारियल के पेड़ हैं वो केरल के आसपास पाए जाते हैं। और केरल कहाँ पाया जा रहा है? समुद्र के आसपास। मेरी बात समझ रहे ना? देखो, आप क्वेश्चन में से कैसे मक्खन निकालते हो, काम वाली चीज़ें कैसे आप वहाँ से निकालते हो। मतलब उसने जेस्सी ने एक पॉइंट बोला नारियल का। इसका मतलब नारियल जो पाया जा रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, नारियल उन क्षेत्रों में पाया जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि केरल कहाँ पड़ रहा है? समुद्र के किनारे। मतलब नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं भारत में। हाँ।
2 पॉइंट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो ये क्लियर हो रहा है कि भाई नारियल की खेती के लिए मूसलाधार बारिश चाहिए। और केरल किस जोन में पड़ रहा है ये भी देख लो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तापमान की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब नारियल की खेती के लिए नारियल के हाँ खूब ज़्यादा तापमान की ज़रूरत है, खूब मूसलाधार बारिश की ज़रूरत है। समझ रहे? ये 2 तत्वों का होना नारियल की पेड़ के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो सरवाइव कर पाएगा। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, बहुत शानदार बात बोल रहे, तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने कहा। और जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है और सबसे गर्म इलाकों में से एक है जैसलमेर, क्योंकि यहाँ पानी बरसते नहीं है, बहुत कम मात्रा बरसती है। तो तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, अब मेरी बात को सुनो, क्या कह रहा है ये? मरुस्थल की विशेषता बता चुका है। हीरा कहता है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती है। और जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। मतलब भारत का सबसे सूखा राज्य कौन है? जैसलमेर। वेरी इंपॉर्टेंट बात, समझ रहे? दूसरी बात क्या है? वो ये भी कहता है हीरा, हमारे यहाँ सिर्फ कीकर और रेत दिखाई देते हैं। कीकर क्या है? छोटी छोटी मरुस्थलीय झाड़ियाँ। तो छोटी छोटी मरुस्थलीय झाड़ियाँ कहाँ मिलती हैं? मरुस्थल में मिलती हैं। तो छोटी छोटी झाड़ियाँ, उन झाड़ियों का नाम है कीकर। और ये कीकर कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। और दूसरी बात, जहाँ बारिश नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, तो वहाँ की मिट्टी क्या बन जाएगी? रेत बन जाएगी। तो राजस्थान के डिजर्ट में, मरुस्थल में, जिसका नाम है थार मरुस्थल, यहाँ पर रेत ज़्यादा पाई जाती है। रेत और छोटी छोटी मरुस्थलीय झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। रवि ने कहा वहाँ ऊँट भी पाए जाते हैं। बिल्कुल, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट वहाँ पर इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ऊँट के जो पाँव होते हैं वो गद्दीदार होते हैं। यदि हम वहाँ चलें राजस्थान वाले इलाके में तो हमारे पैर धंसने लगेंगे, हाँ, ज़मीन के अंदर, लेकिन ऊँट के पाँव धंसते नहीं हैं क्योंकि वो गद्दीदार होते हैं। यही कारण है कि ऊँट पर बैठकर राजस्थान में क्या करते हैं लोग, एक जगह से यातायात के साधन है, वो उनके संचार व्यवस्था का काम करते हैं। इसी कारण से ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक प्रकार के कीट भी देखने को मिलेंगे। मतलब तुम्हें मरुस्थलीय सांप मिलेंगे, मरुस्थलीय छिपकली मिलेंगी, मरुस्थलीय बिल्ली और मरुस्थल में रहने वाले कीट भी मिलेंगे। इसका मतलब है ये है कि उनको मरुस्थल में रहने के भी आदी हो गए वहाँ पर, मतलब वहाँ की जलवायु से उन्होंने समझौता कर लिया है। समझ रहे? इसके अलावा रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? अब रवि हैरत में पड़ गया कि भाई केरल में एक साइड नारियल पाया जा रहा है, राजस्थान में एक साइड बारिश नहीं हो रही है, कीकर पाए जा रहे हैं, कहीं धूल तो कहीं बाग बगीचे, कहीं फसलें। तो वो कहने लगा विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन। अब जितने बारिश ज़्यादा हो रही वहाँ का रहन सहन भी अलग होगा। जैसे केरल में ज़्यादा बारिश हो रही तो वहाँ का रहन सहन अलग होगा। इसके अलावा राजस्थान में बारिश नहीं हो रही तो वहाँ पर देखो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि धूल न चढ़ जाए शरीर पे। तो वहाँ का रहन सहन भी अलग है। तो इसका मतलब है रहन सहन, धर्म और प्रथाएं कहीं ना कहीं पर्यावरण से निकल कर आ रही हैं। धर्म पर पर्यावरण का प्रभाव, या परंपराओं पर या रीति रिवाजों पर क्या होता है? धर्म का प्रभाव होता है। देखो कीकर जो पेड़ है वो राजस्थान के लिए पूजनीय है, राजस्थान के लोग उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वही पेड़ पाया जाता है। हाँ, बिल्कुल, बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, क्या इन सब में बहुत ज़्यादा संबंध है? बिल्कुल संबंध है। शिक्षक ने कहा इंटरलिंकिंग है ये सब चीज़ें। शिक्षक ने कहा बिल्कुल बहुत संबंध है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रभाव भी एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं। यदि हम ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं लेकिन छोड़ क्या रहे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं तो ये ऑक्सीजन का काम किसके लिए कर रही है?
पेड़ों के लिए। पेड़ क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। हम छोड़ते क्या हैं? ऑक्सीजन। तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे लिए जितनी जरूरत, हम किसके बगैर जिंदा नहीं रख सकते हैं? ऑक्सीजन के बिना। तो पेड़ किसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के बिना। तो हम दोनों तभी तो एक दूसरे पर आश्रित हैं। और एक दूसरे पर प्रभाव। हाँ, प्रभाव पड़ रहा है। तो एक जीने का मतलब वो भी तो हाँ। अगर वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ेगा तो वो ऑक्सीजन कैसे लेगा? हाँ। और अगर अपन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेंगे तो वो कैसे लेगा? हाँ, संतुलन में चल रही, बैलेंस में चल रही पूरी दुनिया। जैसे बुद्धा कहते हैं बैलेंस में चल रही, बैलेंस इज पावर। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रभावी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र कहलाता है। अब पारितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र का मतलब होता है कि पर्यावरण के जितने घटक हैं वो एक दूसरे पर क्या है? अंतर संबंधित हैं। समझ रहे? इन दोनों, इन सब में क्या है? एक संबंध पाया जाता है। यही संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। तो संबंध का ही दूसरा नाम क्या है? पारितंत्र है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से छोटे ताल का भी एक पारितंत्र होता है। सबका पारितंत्र होता है। जैसे तालाब है, तो तालाब में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, उनके बीच एक संबंध नहीं है, तो वो क्या पारितंत्र नहीं हुआ? तो वो जलीय पारितंत्र नहीं हो गया। रेगिस्तान में रहने वाले जीव एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, उनमें एक विशेष संबंध है, तो क्या वो मरुस्थलीय पारितंत्र नहीं हो गया? तो पारितंत्र छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे समुद्र का जलीय पारितंत्र ले लो। क्या समुद्र में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे को इंटरलिंकिंग नहीं है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है कि नहीं है? और यही संबंध क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। तो पारितंत्र पर्यावरण के अंदर होता है। समझ रहे? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? बिल्कुल बनाता था। वहाँ पाई जाने वाली तितलियाँ, छोटे छोटे कीट एक दूसरे पर क्या थे? आश्रित थे। और जहाँ पर आश्रित का गुण आ जाता है, संबंध का गुण आ जाता है, वो पारितंत्र होता है। हर चीज पारितंत्र से तो चल रही है। हाँ, हाँ। तो एक पर्यावरण, एक जो भी संबंध है वो पारितंत्र है। समझ रहे? अब आ गया मानवीय पर्यावरण। क्या आ गया? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ीं। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ और सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। मानवीय पर्यावरण में जो कहानी दी है वो पाषाण काल से लेकर आज तक की कहानी उनने पूरी रख दी। समझ रहे? क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ साथ समरसता से रहने एवं उसके उपयोग को सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती है, क्योंकि वो साइड ईस्ट में सबसे पूर्व उत्तर भारत में बहुत जंगल हैं। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएं, वहाँ के भूदृश्य, घरों, लोगों के क्रियाकलापों के चित्र बनाकर लाएं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। अब लिखें काम क्या क्या करना है, कल हम काम पूरा चेक करेंगे। लिखो, निम्न की परिभाषाएं लिखो। परिभाषा में क्या क्या लिखना है? पारितंत्र, पारितंत्र, जलवाष्प,
से भी जलवायु। जलवाष्प ही जलवायु होती तो नाम अलग अलग क्यों होता? जीवमंडल, कीकर, पर्यावरण, विनिमय, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, संचार, औद्योगिक क्रांति, अजैविक घटक, अजैविक घटक, चट्टान, खनिज, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, भवन, कारखाना, समुदाय, इतने सारे काम आप लोगों को करना है। कल मतलब ये चेक करेंगे, मतलब इतनी डेफिनेशन। और जो स्टूडेंट से मतलब इस पे देख रहे हो, क्लास ले रहे हो, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी ये भेज सकते हो। डेफिनेशन हम चेक करके आपको भेज सकते हैं। 7523834372 ये नंबर है हमारा।